Good morning, lovely people. This is Dr. Rahul Marwa from Bliss Ayurveda, based in Mumbai. Since and having a rich experience of 10 years with treating around 5,000 patients with only and only Shastrokta Ayurvedic Chikitsa Paddhati of Aushadhi and Panchakarma. मैं स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के लिए ऑनलाइन कोर्सेज भी लेता हूँ जहाँ पे उन्हें आयुर्वेद पंचकर्म और इन सभी के बारे में भी सिखाता हूँ। तो अभी तक हमने देखा कि स्नेहन स्वेदन हमने देख लिया, उपकल्पनाओं के बारे में हमने देख लिया। हमने ये भी देखा कि कैसे इनके लिए हम इनसे हम अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ सकती है। तो अभी ये जो बेसिक हो गया, अब इसके बाद हम आते हैं डॉन के पास। डॉन यानी सबको डर लगता है कि अरे ये हमें मार देगा, हमारी जिंदगी खराब कर देगा या कुछ ऐसा। और वो जो डर है वही उसका, वो फियर है वही उसकी एक बहुत बड़ी ताकत है। तो हमें ये फियर को तोड़ना है। मैक्सिमम वैद्यों के मन में पंचकर्म के लिए जो फियर है वो उसी के लिए, क्योंकि इसमें व्यापक बहुत होते हैं और आपके पास टाइम कम रहता है। जैसे आईसीयू मैनेजमेंट होती है ना, कि आईसीयू मैनेजमेंट में आपको बहुत क्विकली काम करना पड़ता है, आपकी थॉट प्रोसेस बहुत फास्ट होनी पड़ती है। उसी तरह पंचकर्म के ये जो 5 मेन कर्म है, उसमें भी मैं नैरो डाउन सिर्फ वमन विरेचन पे करूंगा, जहां आपकी थॉट प्रोसेस बहुत फास्ट होनी चाहिए, आपकी डिसीजन मेकिंग फास्ट होनी चाहिए। बट ये इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है या इतना भी डरावना नहीं है जितना हम डरते हैं। जिस चीज से हम डरते हैं वो चीज हमें और डराती है। इसके लिए अभी आपने क्या करना है कि पहले अब शांति से सुनिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए इसमें से। आप उसको कैसे अपने दिमाग में एक प्रोटोकॉल की तरह, एक इमेजिनरी थिंग की तरह उसको यूज कर सकते हैं। और जब ये पैरामीटर्स आप धीरे धीरे अपने दिमाग में सोचते रहेंगे, समझते रहेंगे, कि आपको ऑटोमेटिकली ये समझ में आता जाएगा कि आपने कैसे गो हेड करना है। ठीक है। अभी होता क्या है, ये जो डॉन है इनकी एक खासियत होती है कि किसी भी हाल में आपको इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। अगर आपने इनके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए ना, तो ये आपको मार डालते हैं। आपने पिक्चरों में तो देखा ही होगा कि वहां डॉन के अगेंस्ट जाता है हीरो, अगर उसकी टीम मेंबर होता है पहले वो हीरो, और बाद में अगेंस्ट जाता है तो डॉन उसको मारने के लिए सब तैयारी करता है। वैसे ही अगर ये रूल्स आपने फॉलो नहीं किए, स्पेशली वमन विरेचन बस्ती में, तो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। और ये कॉम्प्लिकेशंस या व्यापक आपके पेशेंट को मार देते हैं और साथ ही आपकी पूरी प्रैक्टिस को मार देते हैं। इसके लिए हमेशा चिकित्सा तो करिए करिए, पर व्यापकों की मैनेजमेंट भी सीखना बहुत जरूरी है। और ये व्यापकों की मैनेजमेंट ही आपको ये देती है, क्या बोलते हैं, आपको एक टूल देती है कि कैसे आपने उसको ट्रीट करना है। क्योंकि आपके पास टाइम फ्रेम बहुत कम होता है कि आपको जल्दी जल्दी वो डिसीजंस लेके वो दवाइयों की वो चीजें करनी होती हैं। बट द गुड थिंग इज, आपको इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर इनके बेसिक रूल्स फॉलो करो तो ऑटोमेटिकली आपका चिकित्सा या पंचकर्म करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक एक करके रूल्स को समझते हैं जिसको हम फॉलो करेंगे टू द टी। मैंने से टू द टी यानी इसमें कोई भी तड़जोड़ नहीं होगी, कोई भी अरे नहीं ठीक है ये नहीं किया तो भी चलता है, नहीं। ये अगर आपने टू द टी फॉलो किए ना, आपका वमन विरेचन बस्ती का मिनिमम इसमें मैक्सिमम आउटकम मिलेगा। और हमें वही चाहिए, मैं हमेशा जैसे इतने 2 दिनों से दोहरा रहा हूँ, आपका टाइम स्पेंड ट्रीटमेंट का आप कम कैसे कर सकते हो उसकी तरफ देखिए। बट वाइल डूइंग दैट, कोई भी एथिक्स या कोई भी आयुर्वेद का प्रिंसिपल आपने छोड़ना नहीं है। उसके फ्रेमवर्क में आपका जो प्रिंसिपल का फ्रेमवर्क है उसमें कुछ प्रिंसिपल फिक्स्ड होते हैं और कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं। जो फिक्स प्रिंसिपल्स है उसमें शास्त्र के प्रिंसिपल्स फिक्स होने चाहिए। जहाँ शास्त्र ने कहा है नहीं करना है तो नहीं करना है, दुनिया आपको 10 लाख रुपए दे दे। बट अगर आपको पता है कि यहाँ कर सकते हैं, ये कंडीशंस में कर सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति की ये रूल सेट में दिख रहा है कि ये पॉसिबली हो सकता है, तब हम उसका वे आउट हम देखना चाहिए। बट अगर जहाँ स्ट्रिक्ट नहीं है, वहां पे पेशेंट के पैसों के लिए बिल्कुल मत करिएगा। ये सबसे गलत टेक्निक है। ठीक है। तो पहला रूल सबसे पहला बताऊंगा कि कभी भी पंचकर्म पहले करने से पहले, मेरी बात ध्यान से सुनिए, पंचकर्म करने से पहले पेशेंट का इवैल्यूएशन करना है। व्हेन आई से इवैल्यूएशन,
इट हैज टू इवैल्यूएशंस। एक निदान का इवैल्यूएशन, आपका डायग्नोसिस क्या है, और दूसरा चिकित्सा का इवैल्यूएशन। चिकित्सा का इवैल्यूएशन यानी आपने एग्जैक्टली जाना कैसे है, और इन दोनों का ब्रिज बनाना आपका काम है। आपका निदान, डायग्नोसिस ऑफ द पॉसिबल, एंड आप ट्रीटमेंट कैसे करने वाले हो, उसका आपका एक वे आउट। और इन दोनों को ब्रिज करने के लिए आपने अपना पूरा डिजाइन बनाना है या पूरा प्रोटोकॉल तैयार करना है। अभी इसके लिए सबसे पहले क्या करना पता है कि ये देखिए, अगर आपका लगता है कि पंचकर्म करना है तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये पूछिए कि दोष कहाँ है। दोष शाखा में है या कोष्ठ में है। जब तक दोष कोष्ठ में ना हो तब तक पंचकर्म नहीं करना है। मैं उपकल्पनाओं के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण, इन 5 चीजों के बारे में ही बोल रहा हूँ। ठीक है, उपकल्पनाओं में ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती हैं, बट इन 5 पंचकर्मों में ये बहुत मैटर करती है। इसके लिए आपका काम है कि किसी भी हाल में जब भी आप ये 5 कर्म करें तो सबसे पहला ये चेक करें कि दोष कहाँ है। सॉरी, दोष कहाँ है, शाखा में है या कोष्ठ में है। अगर वो शाखा में है तो उन्हें कोष्ठ में लाने की कोशिश करना है। कोष्ठ में आने के बाद ही कोई भी कर्म करना है। ठीक है, वो आपने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की किताबों में पढ़ा ही होगा कि दोष की शाखा गति, कोष्ठ गति कैसे होती है, क्या क्या व्यायाम वगैरह से दोष कोष्ठ से शाखा में चले जाते हैं, आराम करने से और ये सब करने से दोष को शाखा से कोष्ठ में आते हैं। इसी के लिए कोई भी पंचकर्म करते वक्त पेशेंट को एक्सरसाइज और ये सब चीजें या एक्सर्शंस मना करने हैं, क्योंकि वो कोष्ठ से शाखा की तरफ दोषों को लेके जाते हैं, और दीपन पाचन वगैरह करके आप वापस उसे शाखा से कोष्ठ की तरफ लेके आ सकते हो। सेकंड है कि दोष कैसे हैं। दोष अगर कोष्ठ में है तो वो क्या उत्कृष्ट हैं, वो बढ़े हुए हैं, या फिर लीन है, शाखा में ही है बट बहुत अंदर जाके छुपे हुए हैं। अगर ऐसे लीन दोष हैं तो आपको उन लीन दोषों को पहले शाखा में लाना पड़ेगा, शाखा से कोष्ठ में लाना पड़ेगा, तभी तक पंचकर्म नहीं करिएगा। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, मैं पंचकर्म में वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण, इन 5 चीजों के बारे में ही अभी बोल रहा हूँ। ये होने के बाद में तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है कि ये चेक करिए कि दोष साम है कि निराम है। ये सब तो हो गया, दोष कोष्ठ में है, समझिए उत्कृष्ट भी है, साम है कि निराम है। अगर साम है तो आप इमीडिएटली कर्म नहीं कर सकते हो। शास्त्रों में कहा ही गया है कि कच्चे फल को अगर आप जूस निकालने जाओगे तो सब सत्यानाश हो जाएगा। उसी तरह जो दोष उस वक्त में उत्कृष्ट है पर साम है, उनका पहले थोड़ा पचन करना पड़ेगा, हार्डली शायद 1 या 2 दिन लगे पचन करने में। पर जब तक वो पचन नहीं होगा और आप उसको बाहर फेंकने जाओगे, व्यापद होंगे। ठीक है, ये हुआ सबसे पहला। अब इसके अंदर मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा। योगा में करने वाला वमन, वो जो धोती कहते हैं, वो लोग पानी पिला के उल्टी करवाते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। टोटली रॉन्ग। एक बार करना या 2 बार साल में करना ठीक है, बट लोगों को वो योगा इंस्ट्रक्टर्स जो वैद्य नहीं है और रादर वो क्वालिफाइड भी नहीं है, उन्होंने लोगों के मनों में डाल दिया कि नहीं, आप योगा के लिए आप रोज ये करो, जल नीति करो, ये करो तो आपको अच्छा लगेगा। कुछ दिनों तक अच्छा लगता है, बट एक चीज ध्यान रखिए, आप दोषों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो। आप उनके साथ क्या बोलते हैं, टीजिंग कर रहे हो। ईव टीजिंग जैसे रहते हैं ना, लड़की को छेड़ने पे पैसे पुलिस वाले आके डंडे मारते हैं, वैसे डंडे आपकी प्रैक्टिस को पड़ेंगे, क्योंकि पेशेंट आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस लेता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऐसे चीज करने का वो होता है कुष्ठ। आप अगर कुष्ठ के हेतु में देखोगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि बार बार छर्दन या छर्दी करना, उल्टी करना, ये उसका एक हेतु है। इसी के लिए जो लोग क्या बोलते हैं, एंटासिड्स की गोली खाते हैं, क्योंकि उनको एसिडिटी होती है, नॉशिएटिंग या रुल्लास होता है, और वो उसको दबाने के लिए पिल पॉपअप करते हैं। ऐसे लोगों को आगे चल के कुछ तो होता ही होता है। कहीं भी आप क्रॉस चेक करा लीजिए, उसमें आपको हेतु मिलेगा ही मिलेगा, और कुछ नहीं तो अर्थराइटिस तो पक्का मिलेगा। और एक याद रखिएगा, कुष्ठ, संधिवात और श्वास, ये तीनों साथ में ही घूमते हैं। अगर पेशेंट को कुष्ठ है, उसकी फैमिली में श्वास या फिर संधिवात की हिस्ट्री है, वो उतना ही याप्य हो जाता है ट्रीटमेंट के लिए।
ठीक है? तो इसके लिए अगर उनका इनमें से कुछ एक डेवलप हो रहा है, तो ऐसे समझिए आपकी बहुत बड़ी जंग आगे है ठीक होने के लिए, उसे ठीक करने के लिए। ठीक है? इसके लिए आपको पेशेंट को समझाना है कि ऐसे वमन या कुछ भी खुद से नहीं करना है। और होता क्या है, लोगों के मन में एक फ़ियर है, वमन का स्पेशली, कि अरे उल्टी कैसे करूँगा? बट वो फ़ियर क्यों है? क्योंकि वो लोग बस उँगली डाल के उसको निकालना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, यहाँ पे वो पूरा अटका हुआ रहता है और वो उत्कृष्ट नहीं होता है, अच्छे से उत्क्लेश नहीं होता, उसको मीडियम चाहिए होता है बाहर आने के लिए। और लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी पीते हैं और फिर उंगली डाल के निकालने की कोशिश करते हैं, और फिर उनका सर दुखता है, सब ये जकड़ जाता है क्योंकि वो ठीक से नहीं करते। आप अगर असम्यक वमन के लक्षण देखोगे ना, तो ये सभी वाले ही दिखेंगे। वो इसी के लिए क्योंकि अच्छे से मीडियम नहीं मिला उसे बाहर निकालने का। और जब भी आप वमन का ये पढ़ोगे कि कैसे करना है, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि आकंठ पान कराना है। वो लोग बोल सकते थे एक ग्लास पियो और निकाल दो, बट उन्होंने वे अपने चरकाचार्य और सभी आचार्यों ने कहा है कि आकंठ पान, क्योंकि उसको यहाँ तक भरने के बाद ही वो पेट से निकाल पाएगा और सब निकाल पाएगा। इसके लिए जिसे ऐसे रुल्लास हो, अभी रुल्लास, छर्दी और वमन ये तीन अलग अलग चीजें हैं। रुल्लास यानी नौशिये जैसा, उल्टी जैसा मन होना। छर्दी बिना किसी इसके क्या बोलते हैं, बिना किसी चीज के बस अजीर्ण बाकी कारण से उल्टी हो गई, उसको छर्दन कहते हैं या छर्दी कहते हैं। और वमन होता है जहां पे आप घी वगैरह देके दोषों का उत्क्लेश कराकर उसको बाहर निकालते हो। शास्त्रों की टर्म्स बहुत क्लियर हैं, प्रॉब्लम हमारा समझने में है। इसके लिए ये तीन चीजों पे आप क्लियर हो जाइए। जहाँ रुल्लास है तो वो नॉशिएटिंग है, उल्टी हुई या उसको छर्दन कहेंगे या छर्दी कहेंगे। और जहाँ पे आप इंड्यूस कर रहे हो, आप सारा प्लान कर रहे हो, उसको ही वमन कहेंगे। वमन और छर्दी में कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है? नहीं तो आप अलग ही ध्यान में रहोगे। तो ऐसे टाइम पे जो लोगों को रुल्ला से उनको लग रहा है कि उल्टी करनी चाहिए, वहां पे उनको हमेशा 1 से 1.5 लीटर गर्म पानी में नमक मिला के पिलाना है और फिर उनको उल्टी करने बोलना है। तो उनका जो फोबिया रहता है ना उल्टी का, वो कई बार निकल भी जाता है। स्पेशली ये कब कराना है कि जब आपके पास पेशेंट सामने नहीं है, उसको मगर बहुत तकलीफ हो रही है। और मैं आगे लक्षण बताऊंगा कि कैसे जज करना है कि वमन करना है कि नहीं। और वो सभी लक्षण फुलफिल हो रहे, तो ऐसे टाइम पे उसको 1 बार या 2 बार तो भी घर में उल्टी करने बोल दीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वापस जो है क्या बोलते हैं, लघु वमन ही करना पड़ता है, पूरा वमन नहीं करना पड़ता है। ठीक है? तो ये हो गया रूल नंबर 1 कि पेशेंट का पंचकर्म करने से पहले आप ये देखोगे कि दोष कहाँ है, कोष्ठ में है कि शाखा में है, दोष कैसे हैं, उत्कृष्ट है या लीन है, दोषों की अवस्था क्या है, साम या निराम। ठीक है? अब आता है सेकंड रूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि जिस एक्सटेंट तक आप ये रूल फॉलो करोगे, उस एक्सटेंट तक और उतना लंबे समय तक आपको पंचकर्म का फल अच्छा मिलेगा। आई एम सेइंग फल, मैं व्यापद वगैरह नहीं बोल रहा हूँ, फल, उसका रिजल्ट। और वो है संसर्जन क्रम। ठीक है? याद रखिएगा, 50% जो भी पंचकर्म का है वो तो आपकी प्रोसेस है, बट 50% ऑफ द सक्सेस डिपेंड्स अपॉन संसर्जन क्रम। अगर आपने संसर्जन क्रम अच्छे से उसे लिख के दिया, उससे अच्छे से फॉलो करवाया, तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? होता क्या है, हम सोचते हैं, हम, मैं, मेरी बात सुनिए, हम सोचते हैं कि हमारा पेशेंट ये नहीं कर पाएगा, पर एक्चुअली हमारा काम है उससे ये फॉलो करवाना। हमें ये फॉलो करवाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप किसी सर्जन को देखा है कि पेशेंट बोलता है सर मैं एनेस्थीसिया नहीं लूंगा, आप मेरी सर्जरी करो। सर्जन मुंह पे गाली देगा और उसे उठा के बाहर फेंकवा देगा। हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हैं? हम क्यों सोचते हैं कि पेशेंट ये फॉलो नहीं करेगा? पेशेंट से करवाना है, ये हमारा काम है कि पेशेंट फॉलो करे। और वो करवाने के लिए ही हमें हमारी कैपेबिलिटी दिखानी पड़ेगी कि ये ऐसे ही होगा और ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, नहीं तो दरवाजा उधर है, आप निकल सकते हो। ये एटीट्यूड लाना पड़ेगा। ये जो डर है ना कि मेरा पेशेंट चला जाएगा, ये निकाल दो मन से। एटीट्यूड रखो कि ये आपको करना पड़ेगा, ये ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, उसको कन्विंस करने के लिए आप अपनी टेक्निक यूज करो, बट हाँ, ये प्रिंसिपल जो है, ये आपका चौखट है, ये चौखट में ही होगा। और उस चौखट के अंदर अगर वो नहीं बैठता है, तो दरवाजा उधर है, आप जा सकते हो।
मैं आपके लिए नहीं बैठा हूँ, आपको मेरी जरूरत है। ये दिमाग में डाल लीजिए। एरोगेंस नहीं है। एरोगेंस और एटीट्यूड में डिफरेंस है। एटीट्यूड तब आता है जब आप आपकी प्रैक्टिस आपके कर्मों से वो स्ट्रांग बने हो। एरोगेंस तब आता है जब आपको इतना सा पता है बट आप इतना बड़ा भपका करने की जरूरत है। यानी 4 आने का नॉलेज है बट आप 1 रुपए का दिखाते हो। ये गलत एटीट्यूड है। एटीट्यूड तब होना चाहिए कि आपको नॉलेज 1 रुपए का है बट आप 4 आने जितना ही दिखाते हो। वो एटीट्यूड है। ठीक है। तो अगर पेशेंट ये चौखट नहीं फॉलो कर सकता है, आप बिल्कुल मत करिए, उससे बोलिए आप बाहर जाओ। क्यों, मैं वो भी बताता हूँ। पहले मैं ये बताता हूँ कि लोग आजकल क्या करते हैं। लोग ना 2 या 3 दिन का ही संसर्जन क्रम बताते हैं। लोग बोलते हैं नहीं, हमारा पेशेंट तो नहीं खा पाएगा, उसको तो बहुत थकावट आ गई है, वो तो एकदम ऐसे ड्रेन्ड आउट हो गया है। पेशेंट को चक्कर आ रहे थे, आईवी की जरूरत पड़ी। मेरी 10 साल की प्रैक्टिस में मेरे को कभी भी ऐसे सिनेरियो नहीं आया है। और क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं उसको हर दिन 2 बार मेरा फॉलोअप रहता है कि तूने ये खाया नहीं खाया, क्या किया कैसे किया। एट द सेम टाइम उसको अगले दिन क्या खाना है वो भी मैं रोज रिवैम्प करता हूँ। उसको भले मैंने लिस्ट दी हो, पर अगर मुझे लग रहा है कि इसका पचन अच्छा हो रहा है तो मैं थोड़ा स्पीड अप भी करता हूँ। जहाँ 7 दिन है वहाँ 5 दिन में भी खत्म करने की कोशिश करता हूँ। बट 5 दिन के बाद भी मैं उसको सब खाने नहीं देता हूँ। उसको सिर्फ रोटी सब्जी दाल चावल पे लेके आता हूँ। बट उसे नॉनवेज, फ्रूट्स, आइसक्रीम्स ये सब अगले 15 दिन तक, उसको 3 हफ्ते तक तो वो गायब ही करवा देते। तो ऐसे होता है 3 हफ्ते से महीने भर के लिए वो सब चीजें उसकी डाइट से गायब हो जाती हैं। और इसका क्या इसका नाम है, हाँ, और कई लोग तो पता है और भी होशियार है। कई वैद्य, वैद्य से ज्यादा ना एक्चुअली जो ये क्या बोलते हैं, बाबा लोग हैं या फिर जो अनक्वालिफाइड लोग हैं जो आयुर्वेद को प्रमोट करने में लगे हैं या खुद को आयुर्वेदिक डॉक्टर बोल के करते हैं, उन लोगों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो लोग क्या करते हैं पता है, पेशेंट को बोलते हैं आप खाना मत खाओ, आप जूस पी लो, या फिर आप नारियल पानी पी लो, या फिर आप नींबू शरबत पी लो। आप सोचो कि शास्त्र में उसे गुरु कहा गया है, ये गुरु है सब। और आप अग्नि मानदेय की अवस्था में जहाँ अग्नि का दीपन करना है, आप वहां पे ऐसे गुरु चीजें डालोगे तो क्या होगा? पेशेंट बीमार ही पड़ेगा ना। अग्निमांद्य जन्य सभी रोग होते हैं, ये आपने और मैंने सभी ने सूत्र पढ़े हुए कि अग्निमांद्य से ही रोग उत्पन्न होता है। आप अग्निमांद्य में और गुरु अन्न डालो तो अग्निमांद्य और बढ़ेगा। तकलीफ किसको होगी? पेशेंट को ही ना, आपको तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक इसका क्या बोलते हैं, एक ज्वलंत उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, वैद्य हैं। उन्होंने अपना खुद का वमन करवाया अच्छे से। गुरु मतलब बृहत वमन, लघु वमन भी नहीं, अच्छा 5-7 दिन स्नेहपान करके अच्छे से वमन किया। वमन होने के तीसरे दिन ही उन्होंने संसर्जन क्रम त्याग दिया। और 5वें दिन उन्होंने नॉनवेज खाया। क्यों खाया पता है? क्योंकि उनकी बहुत इच्छा हो रही थी और उनसे कंट्रोल ही नहीं हुआ कि मैं तो आज नॉनवेज खाऊंगा ही खाऊंगा। और आज मतलब ये बात है, समझो ना, एक 10, 11, 12, 13, 14 साल पहले की, 14-15 साल हो गए होंगे। पर जब तक हम कॉलेज खत्म करें ना, ही वॉज अ डायबिटिक पेशेंट, टाइप 2 डायबिटीज। और आज तक वो इंसुलिन ले रहे हैं। एक व्यापक या एक बेवकूफी उनको आज तक गिरी, वो अभी तक मानते नहीं है कि वो उसके कारण हुआ है। वो बोलते हैं मेरी हेरिडिटरी ये वो है। बट हेरिडिटरी कोई भी बीमारी तभी ही आपको अफेक्ट कर सकती है जब आप उसको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट दो। हमारे इसमें ख वैगुण्य नाम के कंसेप्ट दी गई है। ख वैगुण्य ऐसे होता है कि कोई भी बीमारी वहां आके रुकने के लिए फेवरेबल सिचुएशन। और हेरिडेशन में यही चीजें आती हैं, ख वैगुण्य लेके आते हो आप। ये खवैगुण्य जो है, ये अगर आप अपने आप को अच्छे से रखो, सब दिनचर्या पंचकर्म वगैरह फॉलो करो, अच्छे से खुद का शोधन शमन करवा के रखो, तो कभी भी ये खवैगुण्य तंग नहीं करेगा। बट अगर आपने ऐसे किया कि नहीं मैं तो क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब से ही रखूंगा और जो मुझे मन करे वो करूंगा, फिर ये खवैगुण्य व्याधि को उत्पन्न करेगा। हेरिडिटरी डजंट से दैट यू विल गेट अ प्रॉब्लम, इट ओनली इंक्रीजेस योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्रॉब्लम। मेरा एमडी शारीर रचना में है, मैंने थीसिस मेरा जेनेटिक्स बेस्ड था, तो मैं इस पे कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि ऐसे ही होता है। और ये मैंने थीसिस में प्रूव भी किया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है। इट डजेंट इंश्योर्स कि आपके साथ होगा। चांसेस हैं आउट ऑफ 10, 4%, 4
4 आउट ऑफ 10 चांसेस है कि आपको होगा, बट 6 आउट ऑफ 10 चांसेस है कि आप बच भी सकते हो। तो ये जो 6 आउट ऑफ 10 है, ये कब होता है कि आप दिनचर्या फॉलो करो, ऋतु शोधन हर आपकी प्रकृति और आपके शरीर के अनुसार, आपकी लाइफस्टाइल के अनुसार आप हर साल पंचकर्म करो, तब जाके ये पॉसिबल होता है। ठीक है। तीसरा जो है, जो स्पेशली वमन विरेचन के हिसाब से रूल नंबर 3 है, वो ये है कि जब भी आप अभ्यंतर स्नेहपान कराते हो, पूरा स्नेहपान कराओ। 3 दिन का स्नेहपान स्नेहपान नहीं होता है, वो बेवकूफी या लोगों को उल्लू बनाने की टेक्निक होती है। मेरे पेशेंट के पास टाइम नहीं है, मेरा पेशेंट सिर्फ वीकेंड को ही फ्री है, तो मत करो। कोई उपकार नहीं कर रहे हो उस पे, आप उसकी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब तक आप दोषों को अच्छे से स्नेह करके उसे मृदु या पतला नहीं करते हो, वो शाखा से कोष्ठ में नहीं आते हैं, तभी तक आप कोई कर्म नहीं कर सकते, स्पेशली वमन विरेचन। ये जो चीज है, ये हम सोचते नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे टाइम पे 3 दिन के स्नेहपान में चौथे या पांचवें दिन आप वे पंचकर्म कर डालते हो, तो जो उत्कृष्ट इतना दोष था उसमें से इतना निकाला, बट अभी जो बचा हुआ है ना, वो व्यापत करने के लिए पूरा तैयार बैठा है। और कॉमन व्यापत पता है, अगर आप पढ़ोगे ना, मेरे ख्याल से अष्टांग हृदय सूत्रस्थान, 12वां अध्याय या फिर 13वां अध्याय, 12वां मेरे ख्याल से, दोषोपक्रमणीय अध्याय है। तो दोष को बिगाड़ने वाले जो हेतु है ना, उसमें पंचकर्म व्यापकों की बहुत बड़ी लिस्ट है। और वो व्यापक क्यों होते हैं? क्योंकि हम ये गलतियां करते हैं। और आज की तारीख में ऑटो इम्यून डिसीजेस भी इसके कारण तैयार हो सकते हैं, ये मेरी थियोरी है। बट आई एम समवेयर श्योर कि अगर हम ठीक से पंचकर्म नहीं करते हैं, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स तक को लेके जाता है। डायबिटीज तो पक्का होता है, मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया, स्किन भी हमेशा की तरह होता ही होता है, बट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी ये लेके आता है। और इसके लिए आपने करना क्या है कि जब तक स्नेहन के सम्यक स्नेह के 10 में से 8 लक्षण नहीं दिखते हैं, आई एम रिपीटिंग, 80% लक्षण नहीं दिखते हैं, तब तक स्नेहन करना ही करना है, अभ्यंतर स्नेहन करना है। जब अभ्यंतर स्नेहन बोल रहा हूँ, तो वहां पे आपका अभ्यंतर स्नेहपान आता है। हम सिर्फ एक, मतलब मैं मैक्सिमम वैद्यों से, मैक्सिमम स्टूडेंट से बात करता हूँ ना, एक ही लक्षण के पीछे लगे होते हैं। सर मल में ना अभी स्नेह दर्शन होना शुरू हो गया, मैं अभी बंद कर रहा हूँ। अरे, आपको अगर स्नेह अजीर्ण हो गया तो भी मन में स्नेह दर्शन होने वाला है। आपने कभी स्नेह लिया ही नहीं है तो भी आपको मन में स्नेह दर्शन होने वाला है। तो वो एक क्राइटेरिया के पीछे मत भागो। 80% ऑफ द चीजें होनी चाहिए। आप उसके लिए सम्यक स्नेहन के लक्षण खोलिए, उसका एक चार्ट बनाइए और हर पेशेंट को वो चार्ट के अनुसार पूछिए। अगर आपको 80% लक्षण दिखते हैं तभी उसका स्नेहन खत्म हुआ है, नहीं तो उसको तब 7 दिन के अंदर आपको सम्यक स्नेहन के लक्षण लेके आने हैं, ये आपका काम है। यूजुअली हम स्नेहपान जो है 30 ml से शुरुआत करते हैं, 30, 60, 90 ऐसे। पहले 3 दिन में आप ऐसे जा सकते हो या जाना आइडियल है, पर चौथे दिन से आप इवेल्युएट करो कि शायद इसको जरूरत ज्यादा की हो। मैंने खुद ने, मैं हर साल एक बार पंचकर्मा अपना करता ही हूँ, और किसी के अंडर करता हूँ, मैं खुद नहीं लेता, क्योंकि हम हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, तो बेटर हम किसी के अंडर ले। तो मेरे सीनियर हैं, उनके अंडर में लेता हूँ। मैंने 450 ml आखिरी दिन स्नेहन किया हुआ है, स्नेहपान किया हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, मतलब जान निकल गई थी, ऐसा था कि मर जाऊंगा तो अच्छा रहेगा, बट तभी मेरे को समझ में आया कि क्यों इम्पोर्टेंट है। और वहां पे ऐसी था, पहले दिन तक 90 दिख रहा था कि अभी स्नेहन योग्य नहीं हो रहा है, ज्यादा चाहिए, तो 90 से सीधा अगले दिन 180, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 7वें दिन पे मैंने 450 ml लिया है। और उसके बाद जो कर्म हुआ या जो शोधन हुआ, उसके बाद ऐसे हुआ कि मेरी फैमिली में हम पंजाबी हैं, तो बेसिकली हमारे इसमें कफ का अनुबंध बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो जो था मेरे, ऑलमोस्ट अभी समझो ना, 14 से 15 साल हो गए मैं पंचकर्म करता हूँ, तो 12 13 साल तो हर साल वमन ही आता था। बट उसके बाद से ऐसे हुआ, वो एक एपिसोड के बाद जहाँ मैं 450 ml स्नेहन लिया, उसके बाद हो कैसे गया कि उसके बाद मेरा वमन की मेरी बॉडी में सिचुएशन ही नहीं है, मैं हर बार उसके बाद विरेचन या बस्ती में ही मेरा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा आमाशय का जो शोधन होना था, वहां के जो ख वैगुण्य के दोष थे, वो कहीं हद तक शायद कम हो गए। मैं बताऊंगा ये कैसे डिसाइड करना है आगे। बट
ट्रस्ट मी, आपको उतना ध्यान रखना है कि 7 दिन के अंदर सम्यक स्नेहन के लक्षण आने चाहिए और 8 में से 10 लक्षण चाहिए। ठीक है। उसके बाद में अगर आप इसके साथ साथ जिस पहले दिन से आप स्नेहपान चालू करते हो, उसी दिन शाम से आप बाह्य स्नेहन स्वेदन भी चालू करिए। ये मैंने मेरे टीचर गुरुवर्य दिलीप गाडगिल सर के पास देखा था कि वो पेशेंट को रोज शाम को अ, जो है स्नेहन स्वेदन के लिए बुलाते थे। और उनसे ये सीखने से और उनके भी अनुभव से ऐसे था कि अगर आप ऐसा करोगे तो पेशेंट का जो आखिरी दिन शोधन करना है वमन या विरेचन, इट विल बी अ केक वॉक। डी डे विल बी अ केक वॉक। आपको कुछ करना नहीं है, दोष ऑटोमेटिकली निकल रहे हैं, आप बस अपना काम करिए, वो दोष बाहर आ रहे हैं। और मेरी प्रैक्टिस में भी वो वैसे ही देखा गया है, खर्चीला बन जाता है मैटर। आप सोचिए, वमन के लिए आपको 9 या 10 दिन, आप 9 दिन आपको स्नेह संवेदन करना है, तो इट बिकम्स अ कॉस्टली अफेयर। बट हाँ, आप वो करवाइए। डोंट सी के कॉस्टली अफेयर हो गया है, सी इट एज अ बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट। पेशेंट से आप उसका चार्ज लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके बेनिफिट के लिए उसको रोज शाम को स्नेहन स्वेदन करिए। अगर शाम कम दिन लगते हैं, 5 दिन में स्नेहन सम्यक स्नेहन हो जाता है, जैसे कुछ केसेस में भी होता है, तो उसको वहां पे उतना पैसे कम कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रोज शाम का स्नेहन स्वेदन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इस अगला एक रूल है कि वमन विरेचन जो है, कभी भी पेशेंट को बोलिए नहीं कि आपका वमन करने वाले हैं या विरेचन करने वाले हैं। एक तो फियर आ जाता है, और दूसरा लास्ट डे पे बहुत बार ट्रिकी सिचुएशन आ जाती है। हमारे यहाँ पे या हमने जो टेक्निक सीखी हुई है, वो कैसे कि आप जब स्नेहपान करते हैं रोज शाम को, पेशेंट का उदर परीक्षण, नाड़ी परीक्षण, अष्टविध परीक्षा सब करते हो। जब आप उदर परीक्षण करते हो, उस वक्त चेक करना होता है कि पेट भारी है या हल्का है। पहले 3 दिन तो हार्डली कुछ महसूस होता है, मतलब ऐसे समझो ना, 10 में से 1 आध पेशेंट में ही कुछ चेंजेस महसूस होंगे। बट चौथे दिन से आपको डेफिनेटली चेंजेस महसूस होते हैं। तो होता क्या है, जब मैंने कहा कि दोष उत्कृष्ट है या फिर लीन है अभी तक, तो उत्क्लेश जब होता है ना, तो आपको फील होता है कि अगर वमन करा रहे हो, तो नाभि के ऊपर के पार्ट में पेट एकदम ऐसे भारी होना शुरू हो जाता है। आप दबाओगे ना तो आपको एक फील आता है कि भारी, और जब नीचे दबाओगे तो हल्का खाली सा फील होगा। प्लस उसको मुंह में ना बहुत थूक आने लगेगी, जिसे हम प्रसेक कहते हैं हमारे इसमें। वमन करने की अवस्था का एक पॉइंट है कि प्रसेक या लाला स्त्राव बहुत होना चाहिए, तो उत्क्लेश हो गया है, ये समझने की बात है। उसके बाद में जब आप ये प्रेस कर रहे होते हो, उसको थोड़ा दर्द भी महसूस होता है, स्पेशली 5th या 6th डे में। तो समझना है कि ये अभी दोष तैयार हो गए निकलने के लिए। बट वो ही, ये ऐसे करते करते पहले दिन अगर ऊपर, समझो तीसरे चौथे दिन ऊपर लगा, कई बार ऐसे होता है कि अचानक ही ना वो नाभि से नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, एंड आपकी सिचुएशन आ जाती है कि अरे, मेरे तो वमन प्लान किया हुआ था, ये तो अभी विरेचन की ओर जा रहा है, क्योंकि नाभि के नीचे विरेचन का भाग है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपका उदर है, ये समझिए आपकी ये समझिए आपकी नाभि है, ये उदर है, ये नीचे का अपान का क्षेत्र है। अगर इस नाभि के ऊपर कुछ है, तो इसे वमन का टाइम है। नाभि के नीचे है तो विरेचन का टाइम है। बट अगर नाभि के बीच में, ये बीच के एरिया में अटक गया है, और आपका 2 दिन का स्नेह, 1 दिन का स्नेह विराम भी हो गया है, तो हमेशा गो फॉर वमन। क्योंकि हमारे इसमें वमन पहले कहा गया क्रम के अनुसार, और फिर विरेचन कहा गया है। ठीक है, तो इसके लिए पहले फिर वमन करवाना है, उसके बाद विरेचन भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा के दोष बहुत हैं और ये दोनों तरफ से निकलना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि आपका वमन एकदम अच्छा होता है और फिर लघु विरेचन की ही जरूरत पड़ती है। वो डिपेंडिंग कैसे वो सिचुएशन है। बट अगेन, इट हैज टू बी इन सच अ वे कि आप उधर परीक्षण कर कर ही ये फाइनलाइज करें कि इसका वमन करने के विरेचन हुआ है। आज तक मेरे इतने पेशेंटों में से 10 ऐसे पेशेंट मुझे अभी एकदम याद आ रहे हैं कि जिनका ऐसे हुआ कि मैं वमन की फुल प्लानिंग में था, मैंने वमन के लिए, खाड़े के लिए, सब तैयारी के लिए सामान भी ले आया, और जब उधर परीक्षण किया तब पता चला कि इनका तो विरेचन होने वाला है। तो पेशेंट भी बता रहे, सर मेरे को वमन करवाना था। मैं बोला, नहीं, आपका वमन नहीं हो सकता, आपके दोष अलग जगह पे हैं, वो नीचे से निकलना चाहते हैं।
शोधन की सबसे बड़ी डेफिनेशन जो सभी आचार्यों ने दी गई है कि सबसे पास के रूट से उसको बाहर निकालें। इसके लिए उदर परीक्षण ध्यान रखिए। मैं फिर से आपके लिए रिपीट करता हूँ। ये समझिए आपकी नाभि है, नाभि के ऊपर जो है वो वमन, नाभि के नीचे अगर दोष हैवीनेस है, आप प्रेस कर रहे हैं, हैवीनेस है, दर्द हो रहा है वहां उदर में, तो समझिएगा कि ये वमन या विरेचन के लिए है। नाभि के बीच के एरिया में अगर हो और आपका स्नेह विराम का दिन भी खत्म हो गया है, तो समझिएगा कि यहाँ भी पहले वमन ही करना है, इररिस्पेक्टिव उसकी क्या कंडीशन थी। ठीक है। अनलेस एंड अनटिल स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राडिक्टेड नहीं है वमन के लिए, जैसे आंखों के नेत्र रोग है या फिर शिरो सॉरी नेत्र रोग है, अपस्मार, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, उसमें फिर आप टेक अ कॉल के नहीं, इधर विरेचन ही करेंगे, बट वहां फिर आपको तीक्ष्ण विरेचन देना पड़ेगा। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये हुआ चार रूल। और अभी पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, नेवर एवर थिंक कि मैं पंचकर्म पेशेंट के लिए के पैसों के लिए कर रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए इसके लिए मैं इसका पंचकर्म कर रहा हूँ। नेवर एवर थिंक लाइक दैट। हमेशा ऐसे सोचो कि मैं ये पेशेंट को कैसे जल्दी ठीक कर सकता हूँ, फिर आप अच्छा कर पाओगे। नहीं तो आप कॉम्प्लिकेशंस में ही लैंड करोगे। और वमन के तो पहले कॉम्प्लिकेशन होंगे, क्योंकि वैसे ही हालत खराब होती, फट जाती है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया तो खून इतना सा भी दिखा ना, तो हालत खराब हो जाने वाली है। इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आपके कॉम्प्लिकेशंस ना आए, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो अपनी चौखट तैयार करो कि मैं पेशेंट के पैसों के लिए उसका पंचकर्म नहीं करूंगा। उसको ठीक करने के लिए अगर करना है तो मैं उसे करवाऊंगा। नहीं है अवस्था, नहीं है ये सारी चौखट, मैं नहीं करवाने वाला। ठीक है। अभी ये सब तो हो गया एक ये कौन है सर, कोविड-19 एक्सपर्ट, ये कौन आया है बीच में? प्लीज ऐसे प्रमोट मत करिए अपने आप को कोविड एक्सपर्ट्स, प्लीज। ओके। आगे बढ़ते हुए अब हम बेसिक हमने सीख लिया कि क्या पंचकर्म के लिए हमें 5 रूल ध्यान में रखने हैं। अब हम पहले और सबसे बड़े कर्म के लिए जाते हैं, जो मैक्सिमम लोग डरते हैं, और वो है वमन। वमन से डर क्यों लगता है? क्योंकि पेशेंट को भी डर लगता है, इसके लिए हम और डबल डर जाते हैं। ठीक है। एक चीज याद रखनी है, वमन इतना डरावना नहीं है और ना उसकी चीजें डरावनी है। सिर्फ आपका दिमाग क्विक रिस्पॉन्स के लिए तैयार होना चाहिए। सभी व्यापत के लिए जो दवाइयां हैं वो तैयार होनी चाहिए। मैं जब भी वमन के लिए लेता हूँ, मैं अपनी एक क्या बोलते हैं, दवाइयों की लाइन तैयार रखता हूँ। उसमें भ्रुवत्वा चिंतामणि, स्वर्ण सुचेकर, महालक्ष्मी विलास, समीर पन्ना, ये वासा, मौक्तिक कामदूता, यष्टि मधु, त्रिफला, ऐसी चीजें मेरी वो पूरा सेट तैयार रहता है। जरूरत पड़ी तो बस मैंने सिर्फ वहां से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बस बोलना ये दो, और हम तुरंत करते जाते हैं। इट्स वेरी क्विक, मतलब डिसीजंस ऐसे फ्रैक्शन में लेना पड़ता है कि मुझे अभी ये चाहिए, मुझे अभी वो चाहिए। तो ये चीजें हमें तभी तैयारी रखनी है, बस इतना ध्यान रखो। क्यों तैयारी रखनी है? क्योंकि वमन के इसमें पेशेंट की क्या बोलते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन या सिचुएशन बिगड़ने का और आपका रिस्पॉन्स करने के लिए जो टाइम स्पैन है वो बहुत कम है। इसके लिए ऐसे समझो, व्यापद अगर हुआ तो मुझे क्या क्या लगेगा वो सब तैयार रखना है। ठीक है। अब सबसे पहला हम वमन के इसमें जो है, जो फियर है वैद्यों का, हम उसे दूर करना चाहेंगे। ठीक है। फियर क्यों है? क्योंकि देखा कम है, किया कम है, खुद अनुभवा ही कम है। तो इसके लिए अगर आप पंचकर्म की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि आप खुद पे हर कर्म, हर उपकर्म किसी सीनियर की गाइडेंस के अंडर, आपके जो पास हैं, जो आपको चेक कर सकते हैं, उनके अंडर आप ये जरूर करवाएं, ताकि आप समझ पाए कि ये होता कैसे है, इसका एक्सपीरियंस क्या है, ये होने पे शरीर में क्या चीजें नोटिस होती हैं। मतलब अगर आप स्नेहपान करा रहे हो तो पेशेंट बोलता है 5वें 6ठे दिन, सर बहुत हालत खराब हो रही है, मुझसे काम नहीं हो रहा है, मैं स्लीपी हूँ। आप उसको एक दिन पहले ही ये सब बता दो कि कल आपको नींद बहुत आने वाली है, काम नहीं होने वाला है, आप उस हिसाब से अपना डे प्लान करो।
या काम का अगर कुछ करना है तो प्लान करो। तो पेशेंट को पता होता है कि डॉक्टर को पता है कि मुझे क्या होने वाला है, एंड वो उसको एक्सपीरियंस आता ही आता है। तो इसके लिए जब भी आप खुद क्या कहेंगे एक्सपीरियंस करोगे, तब ऑटोमेटिकली आप कन्विंसिंगली उसे वो समझा पाओगे कि ऐसे करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपको कर्म क्या बोलते हैं आपकी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, आपकी बॉडी में व्यापक करेगा, वो भी करवा के देना है। बट जहां जहां जो जो कर्म आपके शरीर के लिए जरूरी है, उन सभी के सभी का आपने ये करवाना है, फॉलो करना है। ठीक है। तो दूसरा चीज उसमें ऐसे है कि वमन के अंदर जो है, उल्टी कराते वक्त, स्पेशली जब हम ये देते हैं काढ़ा पिलाते हैं, उस वक्त आपको भी बहुत फर्म रहना पड़ता है। फर्म इसके लिए क्योंकि पेशेंट के अंदर ताकत नहीं रहती है, और पेशेंट ना कई बार डर जाता है कि अरे यार मेरे से, और ना क्योंकि दोष ना एकदम झटके से निकलते हैं ना, बलशय बहुत होता रहता है। इसके लिए ना मैं सूक्ष्म बृहत्व चिंतामणि, अगर मुझे लगे नाड़ी से कि ये थोड़ा बल हानि आ रही है या आने वाली है, तो उसे इतना सा हार्डली 125 mg जितना सूक्ष्म बृहत्व चिंतामणि उसको जबान के नीचे रखने दे देता हूँ, और फिर उसके बाद ही अगला वेग के लिए मैं काम करता हूँ। ठीक है। तो उससे होता क्या, बल भी टिका रहता है, एट द सेम टाइम व्यापक भी नहीं आते और वात भी कंट्रोल में रहता है। तीसरी चीज, सॉरी, और इसके लिए बल क्षय के वक्त जो हमें फर्म रहना होता है वो ये होता है कि जब आप तीसरा या चौथा वेग वमन का होता है अच्छा खासा, जो पेट से निकलता है, इधर से थोड़ा बहुत पानी निकला, वो वेग नहीं है, वो फालतू गिरी है, उसको गिनना भी नहीं है। जो पेट से एक आवाज आती है करके, ऐसे ना पेट से वो बाहर निकल के आती है, ये जो आवाज है ना, ये डिनोट करती है कि वो पेट से आया है, ये इधर से या इधर छाती से सिर्फ काढ़ा पियो और वही बाहर निकला, ऐसा नहीं। वो अंदर से आवाज आती है, आते वक्त ना आप देखोगे एकदम प्रोजेक्टाइल वो बाहर निकलता है। काढ़े के साथ साथ बहुत दोष बाहर निकलते, कफ जैसे, पित्त जैसे, कलर के कुछ भी। मैं मेरा फर्स्ट केस, रुको मैं बाद में बताता हूँ। और ये जब बाहर निकलते हैं तो तीसरे या चौथे के बाद ना बहुत ज्यादा दौर्बल्य आ जाता है। और ये जो दौर्बल्य आता है, इसको हैंडल करने के लिए आप पेशेंट से होता नहीं है, बट आपको फर्म रहना पड़ता है कि आप, और नाड़ी परीक्षा उदर परीक्षा साथ साथ करते जानी है हर वेग के बाद, जिससे आपको अंदाजा आता रहता है कि अभी इसका वमन और करने हैं या इधर ही इसका खत्म होने वाला है। ठीक है। एक चीज बोलना चाहूंगा, नाड़ी में अगर वात की नाड़ी लगनी शुरू हो गई, देन इट्स टाइम टू स्टॉप। ठीक है, उसमें आगे मत जाना। उधर हल्का हो गया है, हाथ इसमें नाड़ी में वात की नाड़ी लग रही है कि रुकने का टाइम है। बट तभी तक ये सिचुएशन ऐसे आती है कि जहाँ पेशेंट करता नहीं है, और अगर आपने उसको नहीं करवाया तो उसको कामला ज्वर जैसे व्यापक होते हैं। मैं जब प्रैक्टिस में नया था तो मेरे यहाँ से, मतलब बॉम्बे में काफी डिस्टेंस होता है यूजुअली, तो मेरे यहाँ पे एक पेशेंट आए थे जो मेरे यहाँ से ऑलमोस्ट 2 सवा 2 घंटे की दूरी पे थे, बॉम्बे में, बट एक अलग एंड पे। तो उन वो आए, मैंने उनको देखा और मैंने बोला कि सर आपको वमन की जरूरत है, बट मैं नहीं चाहूंगा कि आप मेरे इधर आए, मैं आपके लिए किसी वहाँ आपके पास के एरिया के किसी नोन के पास करवा लेंगे। तो मैंने कुछ कॉन्टैक्ट ढूंढे पर कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने बोला कि सर मेरे ना घर से एक 5 मिनट की दूरी पे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उनके यहाँ भी पंचकर्म का बोर्ड है, मैं वहां पे करा दूं। बोला ठीक है, एक काम करिए, आप पहले मेरी उनसे बात कराइए, हम बात करके फिर फाइनलाइज करते हैं। तो मैंने उन वैद्य से बात की फोन पे, उनको पूछा कि आपने वमन वगैरह किए? हाँ सर, मैंने तो बहुत किए हुए हैं, मैंने इधर देखा उधर किया है। मैंने भी ट्रस्ट कर लिया आंख बंद करके कि शायद होता होगा, किया होगा, अच्छा लड़का दिख रहा है। हुआ कैसे, वो उनका सब स्नेहन स्वेदन किया, उसने अच्छे से पैसे तो निकाले उनसे, स्नेहन स्वेदन किया, सब किया, और जिस दिन वमन था, पहले तो भाई साहब ने वमन ही लेट शुरू किया। वमन का करने का टाइम सुबह 7 बजे का है, सुबह 9 बजे का नहीं है, नंबर वन। ठीक है। कितनी भी प्रॉब्लम हो, हमारे स्टाफ ही नहीं आते तो खुद करो, बट वमन के लिए स्नेहन अभ्यंग सुबह 6 साढ़े 6 बजे शुरू होना चाहिए। आपका वमन 7 साढ़े 7 बजे शुरू, 7 सवा 7 तक तो शुरू हो जाना चाहिए, और 9 बजे से पहले दी एंड हो जाना चाहिए। कफ काल में, कफ काल अंत के इसमें करवा के कफ काल में खत्म करना है, पित्त काल में जाके नहीं कराना है। तो ये भाई साहब ने तो लेट उसे करवाया। वो करवाने के बाद जब
दूसरा या तीसरा वेग आया तो पेशेंट चालू हो गया कि सर मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इन्होंने मुझे फोन किया, वो वैद्य ने, कि सर ये नहीं पी रहे हैं। तो मैंने बोला बात कराओ। तो मैंने उन्हें समझाया कि नहीं अंकल, करना पड़ेगा आपको, ये ऐसे मत करिए, अभी आपने शुरुआत की है तो बीच में नहीं छोड़ सकते हो, तकलीफ होगी आपको, बीमार पड़ जाओगे। तो वो बोले नहीं बेटा मुझसे नहीं होगा, ये वो मैं फिक्स समझा रहा हूँ। फिर इसको बात की, मैंने बोला तू स्ट्रिक्ट रहे, कुछ भी होने दे, सम्यक स्नेहन होने तक, सम्यक शोधन होने तक तू नहीं रुकेगा। ये भाई साहब ने क्या किया, 15 मिनट उनसे बात की, चिढ़ गया और बोला जाओ घर पे, मेरे को नहीं करना है तुम्हारा वमन, और उनको घर भेज दिया। और मैंने 1 घंटे बाद फोन किया कि हो गया कि नहीं, तो बोलता मैंने उनको भेज दिया, मुझसे नहीं होता, ऐसे फालतूगिरी सहन नहीं होती। एंड आई वॉज लाइक, अरे तू पागल है क्या, तूने उसकी जान खतरे में डाल दी है। और आप मानोगे नहीं, वो व्यक्ति को 1 हफ्ते के बाद कामला बैठा, और वो कामला की ट्रीटमेंट तो छोड़ दो, उसके बाद जो भी उसकी लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस थे, मैं 5 साल तक फ्री ट्रीटमेंट की उस बंदे की, मुझे मिला 1 रुपया नहीं। बट वो एक बहुत बड़ी सीख मिली कि किसी के पास अगर भेजना हो तो पहले उसका थरो वेरिफिकेशन करो, वो बंदा कैसा है क्या है, 100 जनों से पूछो, फिर ट्रस्ट करो। क्योंकि वो व्यक्ति को कामला बैठा, उसका हेपेटाइटिस, उसको बाद में हेपेटाइटिस वो डायग्नोस हो गया, हेपेटाइटिस ए था मेरे ख्याल से। उसके बाद उसका रीनल भी इश्यूज आने शुरू हो गए, उसको ये नहीं पता कि ये उसके व्यापद हुए हैं, बट मुझे पता था कि ये व्यापद आए हैं, और मैं उसको हर 5 साल तक हर महीने की दवा मैंने उसे फ्री दी है, क्योंकि वो मेरी गलती थी कि मैंने सामने वाले पे ट्रस्ट किया। तो इसके लिए आप ये गलती ना करें, और अगर आपके पास कोई ट्रस्ट करके किसी का अपना पेशेंट भेज रहा है, तो आप कोशिश करिए कि वो चीजें बराबर करवाइए। ठीक है, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप फर्म होने चाहिए कि नहीं ये करना है आपको, मैं जब तक नहीं बोलूंगा तब तक रुकेगा नहीं ये। और बहुत बार होता है, मतलब मैं फिर भी बहुत माइल्ड हूँ। मेरी फ्रेंड एक है बॉम्बे में, जो मेरे फीमेल पेशेंट्स के वमन के वक्त आती हैं मेरे को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि लेडीज इसके लिए, तो वो तो इतनी स्ट्रिक्ट है कि मतलब कभी कभी मैं डर जाता हूँ। बट हाँ, वो इंश्योर कराती है कि फटाफट काढ़ा, क्योंकि क्या होता है, आप काढ़ा एक बार पिलाओ, उसके बाद अगले वीक में गैप नहीं देना होता है। पिलाया, वमन हो, अच्छा वमन उसने किया, उसके बाद 1 मिनट उसको रेस्ट करने देना है। अगला होता क्या है, पेशेंट ना मांगते हैं रिलैक्सेशन कि नहीं सर 2 मिनट 2 मिनट, और आप भी उसमें हाँ ठीक है ठीक है, टाइम खत्म हो जाता है, हमें 9 बजे के पहले खत्म ही करना होता है, क्योंकि पित्त काल में नहीं जाना है हमको। तो वो मेरी फ्रेंड इतनी स्ट्रिक्ट है, वो तो ऐसे डंडा लेके ही खड़ी होती है, करो, चलो आपको बोला है ना, ये करना है, कुछ सुनूंगी नहीं। तो उससे मैंने भी सीखा कि नहीं, फॉर्म होना भी जरूरी होता है, और वो तभी हो पाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप भी फॉर्म रहिए वमन कराते वक्त। सेकंड, अगर खून निकला, अगर ये सबसे बड़ा टेंशन होता है कि वमन कराते वक्त अरे खून दिख रहा है, लाल लाल कुछ आ गया है, 90% हम सब डर जाते हैं, हमारी हालत फटे हाल हो जाती है। वो इसके लिए होता है कि हमको लगता है ये खून ही है। एक याद रखिएगा, पित्त के जो वर्ण कहे गए ना, उसमें भी रक्त वर्ण का आया हुआ है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो अम्ल पित्त का पेशेंट है, उसमें आपको ये लाल रंग दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, पहले पेशेंट को पूछना है आपको तकलीफ हो रही है, जलन हो रही है, या एकदम थकावट लग रही है, या फिर उसकी जो स्पिट उसके बाद वो मतलब सर्दी हो गई है, उल्टी कर दी उसने, उसके बाद में जो स्पिट कर रहा है ना, उसमें भी कहीं आपको खून का कुछ ट्रेस दिख रहा है क्या, रेडिशनेस दिख रही है क्या। अगर नहीं दिख रही है तो समझेगा ये पित्त है। सिर्फ एक काम करना है, उस वक्त जो चाटन आप चटाने वाले हैं उसमें थोड़ा वासा या फिर कामदूदा, अगर कामदूदा तो मैं जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं वासा या यष्टि ऐसा कॉम्बिनेशन उसे चाटन में मिक्स करके चटा देता हूँ, और फिर उसको वमन करने बोलता हूँ, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सेकंड, ये प्रॉब्लम ऐसे भी सॉल्व हो सकता है कि आपको पता है अम्ल पित्त का पेशेंट है, तो आप जो काढ़ा बना रहे हो यष्टि का फांट, यष्टि फांट के साथ साथ बीच में आप पटोल निम्ब वासा, इसका एक काढ़ा बनाकर भी मिक्स करके, मतलब यष्टि फांट प्लस पटोल निम्ब वासा काढ़ा, ऐसा मिक्स करके उसको पिलाएं। ये तीनों गाडगिल सर के यहाँ पे मैंने देखे थे, ये दोषों पित्त का पाचन करके उसे बाहर फेंकने वाले हैं। तो उसके कारण ऐसे वक्त में आसानी से वो पित्त बाहर निकल जाता है, पित्तांत की होने में आसानी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में
चौथा फियर रहता है वो है कि पेशेंट को अगर चक्कर आ गए तो, या पेशेंट अचानक ही फेंट हो गया तो, ऐसे टाइम पे एक ग्लास में ठंडा पानी या क्या बोलते हैं, थोड़ा रूम टेम्परेचर से ज्यादा ठंडा पानी तैयार रखना एक ग्लास में या किसमें, चिल्ड वाटर नहीं, ठंडा पानी। ठीक है, मटके का भी हो सकता है, कहीं का भी, पर ठंडा पानी तैयार रखना है। जैसे मैंने कहा, हर बार हर वीक के बाद आपने नाड़ी परीक्षा, उदर परीक्षा करते रहना है। पेशेंट ने अगर कहा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो पहले उसकी आंखों को, प्यूपिल्स को लाइट से चेक करो कि कुछ और तो नहीं है। सेकेंडली, उसको पसीना कैसे आ रहा है, ठंडा पसीना है क्या, अब उसकी शुगर तो लो नहीं हो रही है। और चौथा, उसकी यहाँ की भी पल्स चेक करते रहो। ठीक है, ये चार चीजें करने के कारण आपको पता चल जाएगा कि वो दोष तुष्य समूर्छना, या जो शोधन हो रहा है, बाहर निकल रहे दोष तुष्य समूर्छना, विनाश हो रही है, उसके कारण ये भ्रम आ रहा है, या वो लिटरली थक गया है इसके लिए भ्रम आ रहा है। अगर आपको दिखता है वो थक रहा है, तो उसको थोड़ा सा गुनगुने पानी में नमक और शक्कर मिला के पिला दो। थोड़ा ही, हार्डली 20 ml, 20 ml, 20 to 25 ml उतना ही पिलाना है, और 2 मिनट रेस्ट कराओ। अगर उससे भी कम नहीं होता है तो थोड़ा सा स्वर्ण सूत शेखर जुबान के नीचे चटा दो, और तुरंत फिर 5 मिनट बाद आप वेग सॉरी उसे आकंठपान करा के उल्टी कराइए। तो ये जो होता है, ये जब वो बैठे होते हैं उस वक्त सिर्फ इतना है, उनको ऐसे बैठे बैठे दीवार के साथ ऐसे टेक के, माथा सिर टेक के रखने के लिए बोलिए, आंखें बंद करने बोलिए, और आप भी पिन ड्रॉप साइलेंस में आपके यहाँ पे रखिए ताकि वो रिलैक्स हो जाए। और जब वो रिलैक्स हो रहा होता है, उसका फोरहेड चेक करिए, उसकी नाड़ी चेक करिए, और वापस उधर चेक करके फिर कॉल लीजिए। जब वो बोले कि हाँ भी मेरे को थोड़ा बेटर लग रहा है, यूजुअली 5 से 7 मिनट का टाइम जाता है, कि फिर आगे आप कंटिन्यू करिए। बट जब भी आप वो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तो पित्त शमन के लिए जो पटोल निम्ब वासा काढ़ा है, ऐसी चीजें इस्तेमाल करिएगा। पांचवा फियर ऐसे होता है कि दोष ठीक से निकल ही नहीं रहे हैं, या फिर निकलते समय बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसे टाइम पे टंकन या फिर समीर पन्ना जो आपके पास अवेलेबल हो, उन्हें चटा दीजिए, या फिर जो फांट है, सो सॉरी, जो फांट है उसके अंदर आपने थोड़ा डाल देना है और उसे पिलाना है। ये पिलाने के बाद इजीली वमन होता है। जो कफ यहाँ अटका होता है ना, वो आसानी से बाहर निकलना शुरू होता है, क्योंकि ये कफ का छेदन करने वाले हैं। यष्टि भी छेदन करने वाली, पर वो स्निग्ध है, ये रुक्ष और छेदन करने वाले हैं। ये फटाफट वहां पे जो कफ अटका होता है उसको सेपरेट करते हैं, और वमन अच्छे से, वेग अच्छे से आता है। आ, मेरा जो सबसे पहला वमन का पेशेंट था, जो आज तक मेरे पेशेंट हैं, पूरी फैमिली बिरादर मेरी पेशेंट है ससुराल तक के, तो पेशेंट का मेरा पहला अनुभव ऐसे था कि पीसीओडी है। पीसीओडी का प्रॉब्लम था, फिर ठीक से नहीं आते हैं। पीसीओडी की तकलीफ है, पीरियड्स ठीक से नहीं आते हैं, और आते हैं तो कम स्त्राव है सब। लड़की जरा हेल्दी थी, उसका सब ये किया, इवेल्युएशन किया, तो के कफ दोष के काफी हेतु भी हैं, संस्कृति भी कफ दोष की है। तो हमने प्लान किया है, और आई भी ऐसे कुछ जनवरी के आसपास में आई थी, जन फेब, तो उसका हमने वमन प्लान किया। पहले सब पाचन वगैरह चिकित्सा दी, उसको थोड़ा फर्क पड़ा फर्स्ट साइकिल में, फिर हमने प्लान किया कि अभी आपको हम वमन करेंगे। जब हम वमन के लिए, मेरा पहला ही वमन का खुद का पर्सनल, पहले ही पेशेंट थे वो, तो जब वमन के लिए हमने उसे आकंठपान कराया, उसके पहले वेग में ना जेली जैसा कफ नहीं था। आपने अगर जेली देखी होगी तो वो ऐसे लिबलिबी और हिलने वाली देखती है, वैसे व्हाइट कलर में जेली से ना उल्टी में निकाले, और वो इसे निकाले कि जब भी वो उल्टी करके निकालती थी ना, वो सारा उसकी छींटे बकेट में से बाहर फेंकी जा रही थी, इतना वो डेंस कफ था। वो लड़की के कुछ पूरे 7 या 8 वेग आए होंगे, और हर वेग में कफ था। जब वो 7वां वेग था ना, लिटरली ना वो, उसके साथ में एक ऐसे लंबा सा क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे एक थ्रेड जैसा कफ है ना, लिटरली ऐसे खींच के बाहर निकाला था। वो उतनी स्त्यांता थी, जो हमारे इसमें स्त्यान दोष कहे गए ना, तो कफ दोष जब बहुत
सालों से जमा होता है, दिन हो गया होता है, तो ऐसे चिपचिपा रबरी हो जाता है, चिंगम कैसे होती है वैसे उसने वो खींच खींच के अपने गले से निकाला था, मेरे को अभी भी वो याद है। और हुआ ऐसे कि हमने ये कुछ 9 बजे के आसपास खत्म हुआ होगा, 10 बजे वो घर गई। शाम को 4 बजे उसका फोन आया कि सर मुझे पीरियड्स आ गए हैं, और उसको वैसे ही कुछ 4-5 दिन में ड्यू थे। तो बोली सर मुझे पीरियड्स हैं, और पहली बार 10 साल बाद मुझे बहुत अच्छा फ्लो आया है। और वो लड़की का, उस लड़की ने अच्छे से संसर्जन क्रम सब फॉलो किया, और वो लड़की, मैं ये 2010 की बात कर रहा हूँ, 2020 है, उसको उसके बाद से कभी भी पीरियड्स का प्रॉब्लम नहीं आया। उसने अपनी सोनोग्राफी कराई तो इनिशियली सोनोग्राफी की सिस्ट वैसी की वैसी थी, और अभी तो ऐसे हो गया कि पोस्ट मैरिज उसने स्कैन करवाया तो सिस्ट ऑटोमेटिक डिसॉल्व भी हो गई थी। तो हमारे यहाँ पे जो स्वभाव परमवाद कहा गया है कि शरीर अपने आप से ये चीजें करवाता रहता है, वो सत्य है, उसको समझिए। ठीक है, बॉडी ऑटोमेटिकली हील भी करती है, आपका काम है कि दोष तुष्य समूर्छना का विनाश करके देना। आपका अगर अप्रोच ऐसे हुआ कि इसे सिस्ट है तो अभी मैं सिस्ट को कम करने के लिए बस्ती दूंगी, देन दैट इज रॉन्ग। ये पंचकर्म का अप्रोच नहीं है। पंचकर्म का अप्रोच है कि ये व्याधि है और इस हिसाब से हम उसको शमन या शोधन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हाँ, अभी हम आखिरी पार्ट पे आते हैं। तो वो है, ये हो गया बृहत वमन के बारे में जो भी मेरे एक्सपीरियंस थे। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है कि जहाँ पे आपको लघु वमन करना होता है। अब जब मैं लघु वमन कहता हूँ तो लघु वमन ये होता है कि आपको दोष ऑलमोस्ट तैयार है, बर्तन भरा हुआ है, बस उसमें से बाहर निकलवाना है। ये इसका क्लासिक एग्जांपल जो है, अगर कुछ पेशेंट कहते हैं कि मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, मेरे ना पेट में भारी है, आप उनका उदर परीक्षण करोगे तो भारीपन महसूस होगा, मुंह में एकदम बहुत ज्यादा थूक आ रही है, मुंह कड़वा हुआ हुआ है, मैं बार बार थूक थूक रहा हूँ, दिस इज द आइडियल कंडीशन कि आपको इमीडिएटली लघु वमन करना है। जब हम लघु वमन कहते हैं तो वहां पे आपको स्नेहन कराने की जरूरत नहीं होती है। अगर कल सुबह वमन कराना है तो आज सुबह से आप उसको थोड़ा लंघन करवाइए, हल्का खाना दीजिए। दोपहर के बाद में उसे आप उत्क्लेशक आहार जो हम देते हैं, दही चावल, दही मेदू वड़ा, सॉरी दही वड़ा, या फिर आपने खीर दे दी, ऐसा कुछ खिलाना है, और अगले दिन सुबह उसको अच्छे से वमन कराना है। ध्यान रखिएगा, लघु वमन के अंदर 5 वेग से ज्यादा नहीं जाना, अनलेस एंड अनटिल उसकी वो अवस्था हो। मेरे आज तक के अनुभव में मुझे एक ही ऐसा पेशेंट मिला जहां मुझे 7 से 8 वेग तक जाना पड़ा, बट अदरवाइज 5 वेग के ऊपर मत जाइए। आपने दोषों को छेड़ा नहीं है, उन्हें उत्क्लेश नहीं किया हुआ अच्छे से। इसके लिए मिनिमम तीन तो होने ही चाहिए, मैक्सिमम 5। 3 से 5 की रेंज में आपने लघु वमन करवाना है। आम वर्ग की कंडीशन में भी मैंने वमन कराया है, क्योंकि वहां पे दोष उत्क्लेश बहुत ज्यादा था, तीव्र संधिशूल था आमवात की पेशेंट को। और उस कंडीशन में मुझे दोष उत्क्लेश होने के कारण उनको सिर्फ इतना था, मैंने रात को है खीर या दही का कुछ खाने नहीं दिया था, उनको मुग्धयूष और चावल ऐसे ही खाने को दिए थे, और अगले दिन सुबह मैंने अ, उनका लघु वमन किया था ताकि उनका ये पेन कम हो। अ, वमन होने के बाद उनका 30% पेन कम हो गया था, बट 7 दिन के संसर्जन क्रम के बाद वो 80% तक ठीक हो गई थी। बाकी 20% के लिए उनकी आमवत की पेन और बाकी प्रॉब्लम्स कर होने को 6 महीने का टाइम लग गया था। एट द सेम टाइम आप यही चीजें नवज्वर, मतलब अगर बुखार है या नवज्वर में या नए ज्वर ज्वर में, जब पहले 7 दिन के बुखार में कोई भी शोधन करने के लिए मना किया गया है, बट कई बार ऐसी कंडीशन आती है वहां पे दोष उत्क्लेश है, ये सभी के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। उस टाइम पे आपने कोशिश की है कि वमन जो है करवाने के, सॉरी किसी का मैसेज हो गया। मैं कहा था, कि आमवत, सॉरी नवजो के अंदर जहाँ ऐसी दोष होती है कि दोष एकदम उत्कृष्ट हैं, उनका में बहुत प्रसय के बट बुखार भी तीव्र है, ऐसे टाइम पे उन्हें 1 या 2 मैक्सिमम सॉरी वमन के वेग करवा के अगर आप देंगे तो बहुत जल्दी उनका ज्वर वेग जो है कम हो जाता है। जनरली ये बच्चों में देखा जाता है, जो बार बार सर्दी से सर्दी की तकलीफ होती है, उन बच्चों में आप ऐसा जरूर कराएं। मेरे ऐसे
पेशेंट है, मैंने जैसे पहले दिन भी कहा, मेरी स्टार्टिंग की प्रैक्टिस बाल रोग की काफी थी। पीटी नाम से ये मैंने सीखा था कि बच्चों को भी वमन अगर जरूरत हो तो करवा सकते हो वहां। और अदर जब जैसे पैदा होते हैं तो सबसे पहला बोला ही गया है कि आप नमक से मुंह में उसको लगाइए, नमक और इसका घी का लेप, और उसको छर्दन कराइए। उससे बच्चा पैदा होने के बाद जो नियोनेटल जॉन्डिस होता है ना, वो नहीं होता है। ये मेरे कुछ टीचर्स का भी अपने बच्चों के रिलेटेड अनुभव रहा है कि उन्होंने पहले दिन ये सब फॉलो किया, 3 दिन तक ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की, और उसके कारण उनके बच्चे कंपैरेटिवली काफी अच्छे रहे, उनको नियोनेटल जॉन्डिस जैसी सिचुएशन आई ही नहीं। ठीक है, ये विषयांतर हुआ थोड़ा। बट बच्चों में भी अगर वमन कराना हो तो बच्चों में हमेशा दूध इस्तेमाल करें। दूध के साथ साथ जो चाटन है वो बच्चे ऐसे लेंगे नहीं मदन फल वगैरह का, तो इसके लिए वो चाटन के अंदर यष्टि, थोड़ी सी आप क्या बोलते हैं, स्निग्ध ऐसी दवाइयाँ, शहद, अच्छे से ज्यादा शहद मिला के उन्हें चटाइए, दूध पिलाइए और फिर वमन करिए, और मैक्सिमम 2 वीक तक ही जाना। अगर जरूरत पड़े तो 3 से ऊपर वेग बच्चों में मत जाइएगा। और बच्चों में ऐसा वमन करने से जो सर्दी के पेशेंट होते हैं वो बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आप लघु वमन के बारे में, आप लघु वमन भी आपकी प्रैक्टिस में करवाइए। जाते जाते एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा, वो ये है कि वमन से डरिए मत। वमन कोई डरावना नहीं है। बस अपने आप को तैयार रखिए कि व्यापद आप कैसे हैंडल करेंगे। आप उतना कर पाए तो आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एंड ट्रस्ट मी, वमन जैसी कोई दूसरा शोधन पद्धति नहीं है, ना विरेचन ना बस्ती। जितना वमन, ये जो क्रॉनिक एस्पेक्ट है ना दोषों का या व्याधियों का, उसके अंदर वमन बहुत अच्छा काम करता है। मैंने जानबूझ के डिटेलिंग नहीं किया हूँ वमन की, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक और टीचर्स से पढ़ सकते हैं, टीचर्स आपके बहुत अच्छे से आपको समझा सकते हैं। मैं सिर्फ अपने अनुभवों को और आपके अंदर का फियर फैक्टर निकालने के लिए ये मैंने आपसे शेयर है। और जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप पंचकर्म के वो 5 गोल्डन रूल्स फॉलो करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसी के लिए मैं कहूंगा कि आप ये जो लेक्चर्स अभी 3 दिन हुए हैं, दोबारा बार बार सुनिए। आप जितनी बार सुनोगे आपको वो अंदर आपके जाएगा। जैसे मैंने कल अचार का एग्जाम्पल दिया ना कि उसको टाइम लगता है प्रोसेस होने के लिए, वैसे ही आप ये मल्टीपल टाइम सुनिए ताकि आपके दिमाग में वो अच्छे से सिंक इन हो, आपके एक्शंस में वो दिखे। और एक याद रखिए, कोई भी, मैं पहले ये गलती करता था और अभी मैं ये सीख रहा हूँ कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिला है उसको नॉलेज में कन्वर्ट जल्द से जल्द करिए, और उस नॉलेज के बेस पे एक्शंस लेना शुरू करिए। आप ये मत सोचिए कि मैं और इतनी पढ़ाई करूंगा तभी एक्शन लूंगा। एक्शन लेना शुरू करिए और साथ साथ उसको अलाइड पढ़ाई भी करते रहिए। ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आप विद इन अ शॉर्ट स्पैन आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चले गए हो। आपकी प्रैक्टिस, आपका नॉलेज सब आई वुड एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, मैं इस पे अभी यहाँ पे मुझे कोई क्वेश्चंस नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, फेस पे वैद्य, VAIDYA, वैद्य राहुल, RAHWL मारवाहा आप सर्च करिए। आप इवन कल मैंने लोगों के क्वेश्चंस के बाद आंसर दिए हैं, तो आप वहां से फेसबुक से मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इवन आप निरोग स्ट्रीट के इस लेक्चर के नीचे आप पूछ लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन हो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। तो ठीक है, इसी तरह आज का हम लेक्चर समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे विरेचन के साथ ठीक 11 बजे। ओके, बाय बाय, गुड डे।